हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। पिछले लेक्चर में हमने कुछ आपको होमवर्क दिया था, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो पहले वो थ्योरेटिकल पार्ट को हम डील कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उन सवालों पे आएंगे जो पिछले लेक्चर में दिए थे, और उसके अलावा भी कुछ और सवाल अगर टाइम बचा तो हम लोग करेंगे। तो एक बार आप हेडिंग लगा दीजिएगा, स्फेरिकल कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखिए, तरीका याद रखिएगा। कैपेसिटेंस निकालना है तो सबसे पहले आपको एक चार्ज देना होता है, और चार्ज देने के बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। लेकिन बात यह है कि अगर एक आइसोलेटेड स्फीयर है, मतलब कैपेसिटेंस of an isolated sphere, मतलब ये आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है। तो इस स्फीयर का कैपेसिटेंस C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r इस फॉर्मूले से दिया जाता है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं r डिवाइडेड बाई k। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर जिसका खुद का रेडियस r है। अगर आपको ये प्रूफ करने को बोल दे कि कैसे प्रूफ करोगे, तो तरीका आसान है। हमने सिखाया था कि पहले आप इसको कुछ चार्ज दे दीजिए। तो चलिए किसी भी तरीके से हम इस कंडक्टर पे, स्फेरिकल कंडक्टर पे कैपिटल Q चार्ज सप्लाई कर दिए। और चूंकि ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, इस वजह से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके सरफेस पे। और फिर बताए थे कि आप पोटेंशियल निकालिए। तो देखिए, अगर एक स्फीयर पे चार्ज Q है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उसका पोटेंशियल KQ डिवाइडेड बाई R इस फॉर्मूले से लिखा जाता है। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं। मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q डिवाइडेड बाई R। तो ये पोटेंशियल ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग चार्ज Q। और चूंकि आपको कैपेसिटेंस निकालने को बोला गया, तो स्टैंडर्ड में ये बहुत बार पहले भी रिपीट कर चुके हैं कि आपने जितना चार्ज दिया है डिवाइडेड बाय उसका पोटेंशियल। कायदे से पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और चूंकि ये अकेला ही कंडक्टर है तो डिफरेंस हम लोग इन्फिनिटी के साथ लेते हैं, और इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल हम लोग 0 मानते हैं। मतलब यहां से जो लाइंस निकल रहे होंगे वो सारे के सारे लाइंस इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट हो रहे होंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से लेकर इन्फिनिटी के बीच में है। इसका मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस सरफेस से लेकर इन्फिनिटी के बीच में मौजूद है। तो डिफरेंस उन दो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स और जहां पे टर्मिनेट हो रहा है उनके बीच में निकाला जाता है हमेशा। जैसे आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, तो पॉजिटिव प्लेट से लाइंस निकलते थे और नेगेटिव प्लेट पे लाइंस टर्मिनेट हो रहे होते थे। तो इस वजह से हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे वो उन दोनों प्लेट्स के बीच में निकाल रहे थे, क्योंकि उसके अलावा लाइंस कहीं था ही नहीं। लेकिन इस जगह आइसोलेटेड स्फीयर की बात करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव वाले सरफेस, इसके सरफेस से लाइंस निकलेंगे और इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट करेंगे। इसका मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा सरफेस माइनस इन्फिनिटी, और हम लोग इन्फिनिटी पे जनरली 0 एज्यूम करते हैं। तो इस वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस के पोटेंशियल के बराबर ही हो जाएगा। और कैपेसिटेंस का बेसिक डेफिनेशन, अगर C चाहिए तो चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, या फिर सीधे पोटेंशियल ऑफ द सरफेस कह लीजिए, क्योंकि अकेला है। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए क्योंकि V आपने निकाल लिया है। तो Q डिवाइडेड बाई ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाई R। ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो ये कैपेसिटेंस है, ये रिजल्ट है।
ये तो तरीका जैसे बता दिए कैसे आप निकालेंगे। अच्छा एक बात और, जैसे अगर अर्थ को स्फीयर मान लिया जाए ना, तो वैसे में अर्थ का कैपेसिटेंस क्या बता सकते हैं? इफ अर्थ इज ट्रीटेड एज अ स्फेरिकल कंडक्टर, अगर इसको स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया जाए तो वैसे केस में इसका कैपेसिटेंस 4 पाई एफ, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई के। रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग जानते हैं ये होता है 6400 किलोमीटर 10 पावर 3। के का वैल्यू भी हम लोग पहले से जानते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और ये दोनों स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में रखे हैं, इसलिए कैपेसिटेंस भी एसआई यूनिट में आएगा, फैराड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 711 माइक्रोफैराड है। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ assuming it as an spherical conductor comes out to be 711 माइक्रोफैराड। अब देखिए माइक्रोफैराड है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, मतलब 10 पावर -6 के रेंज में है। तो इनफैक्ट अर्थ इतना बड़ा रेडियस है, उसके बाद भी इसका कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड के रेंज में है। तो जो हम लोग अपने सर्किट्स में यूज करते हैं, तो आप सोच सकते हैं वो तो उसका साइज बहुत कम छोटा होता है, तो इस वजह से उनका कैपेसिटेंस बहुत कम होना चाहिए। तो जब भी कभी आप प्रैक्टिकल सर्किट देखेंगे ना सवाल में या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, जैसे टीवी, ट्रांजिस्टर, इन सब में जब आप देखेंगे तो जो आप कैपेसिटर यूज कर रहे होंगे जनरली वो नैनो फैराड, पिको फैराड इस ऑर्डर का होता है, बहुत छोटा, क्योंकि अर्थ का ही माइक्रो में है, तो बाकी चीजों का तो छोटा ही होगा जो हम लोग अर्थ पे बैठ के यूज कर रहे हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो एक दो बार नीट में पूछा भी है, बोर्ड में भी पूछ लेता है कि फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ एज्यूमिंग इट एज अ स्फेरिकल कंडक्टर, तो वहां पे आपको ये आंसर करना है। तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। तो अब हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर देखेंगे। कैपेसिटर मतलब दो कंडक्टर्स और दोनों के दोनों स्फेरिकल। कोई कैपेसिटर का मतलब ही होता है दो कंडक्टर्स का असेंबली। तो जैसे ही हमने वर्ड कैपेसिटर लिखा, दो स्फेयर चाहिए और दोनों के दोनों स्फेरिकल, हम एक सिंपल सा कंडक्टर ड्रॉ करते हैं। दोनों के दोनों स्फेयर्स कॉन्सेंट्रिक हैं। यहाँ पे पहले वाले का रेडियस r1, दूसरे वाले का रेडियस r2। आप देख सकते हैं कि इनके पास कुल मिला के 4 सरफेसेस हैं, क्योंकि एक स्फेयर के 2 सरफेस, एक इनसाइड और दूसरा आउटसाइड, और आपके पास चूंकि 2 स्फेयर हैं तो ओवरऑल 4 सरफेस। इनमें 2 सरफेस ऐसे हैं जो कि आमने सामने हैं। कौन कौन सा? S2 और S3। तो यहाँ पे जो सरफेस S2 एंड S3 है ना, ये चूंकि आमने सामने एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इस वजह से ये स्फेरिकल कैपेसिटर बनाएंगे। तो S2 एंड S3 constitutes a spherical capacitor। स्फेरिकल कैपेसिटर, S2 और S3 स्फेरिकल कैपेसिटर बना रहे हैं। अब अगर ये कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस लिखना है, तो सबसे पहले हम रिजल्ट लिख लेते हैं। अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो इस C का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R2। ये रिजल्ट लिख रहे हैं हम, या फिर इसको आप लिखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। तो ये रिजल्ट है, ये आप याद रखिए। पहले डेरिवेशन मतलब कैसे आता है, ये तो अपने आप में एक फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन है, जिसको तो हम लोग कर लेंगे। हम लोग पहले भी इस तरह के सवाल बहुत बार किए हैं। फाइंड कैपेसिटेंस, ये भी कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तरीका हर केस में सेम होता है। आप चार्ज सप्लाई कीजिए और फिर दोनों कंडक्टर्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए,
और चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर लीजिए, जो भी निकल के आ रहा है दैट वेरी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। तो ये बहुत वेल डिफाइंड प्रोसेस है कैपेसिटेंस निकालने का। पर पहले तो हम लोग रिजल्ट को लिखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज तो जब हमारे पास सवाल आएगा तो वहां पे डेरिवेशन तो बहुत रेयर आएंगे, आपको यूज करना पड़ेगा इनका। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो जल्दी बताइए क्या फॉर्मूला है। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R2, या फिर अगर इसको सॉल्व कर ले तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। अब पिछले वाले केस पे चलते हैं। पिछले वाले में एक ही कंडक्टर था, एक ही स्फीयर, यहां पे दो है। तो क्या इस दो वाले सिस्टम से एक वाले सिस्टम पे जा सकते हैं? अरे बिल्कुल जा सकते हैं ना। R2 को आप जैसे ही इनफाइनाइट करेंगे, R2 इनफाइनाइट हो गया तो दूसरा स्फीयर तो आपको दिखेगा ही नहीं, तो केवल आपको पहला स्फीयर दिखेगा। और यही पिछला वाला रिजल्ट था, एक स्फीयर के कारण कैपेसिटेंस। मतलब अगर इस सिस्टम से पिछले वाले सिस्टम पे जाना है तो आपको एक कंडीशन पुट करना पड़ेगा कि R2 बिकम्स इनफाइनाइट। तो आप देख लीजिए कि अगर R2 को बहुत बड़ा कर दिया जाए तो 1 डिवाइडेड बाई R2 0, क्योंकि R2 तो इनफाइनाइट हो रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी वो 0 हो गया। तो फिर क्या बच गया? 4 पाई एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1। तो R1 ऊपर, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R1। R1 पहले वाले का रेडियस, वहां भी वही था 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1। तो ये जनरल है, यहां से आप चाहें तो एक वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल एक सब्स्टिट्यूशन लगा के R2 टेंड्स टू इंफिनिटी। एक बात और बच्चों, जैसे हम लोग पढ़े थे कि अगर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में मीडियम भर दिया जाए तो वैसे में उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। लेकिन अब यहां पे देखिए, थोड़ा 30 सेकंड सोचिएगा कि यहां पे 3 स्पेस है हमारे पास। एक तो पहले वाले स्फीयर के भीतर मान लीजिए कुछ भर दिए, एक जगह है दोनों स्फीयर्स के बीच में, इस हिस्से को भर दिए। तीसरा हिस्सा है कि बाहर वाला जो स्फीयर है उसके बाहर में पूरा मीडियम चेंज कर दिए। तीनों जगह अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भरे। तो मेरा सवाल यह है कि वो कौन सा डाइलेक्ट्रिक है जो कि इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान से सुनिएगा, 3 जगह 3 अलग अलग कैपेसिटर को भरे, अंदर में K1, यहां पे K2 और बाहर में K3। तो सवाल यह है कि इन तीनों में वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन सा है जो इस कैपेसिटेंस को बदलेगा, मतलब इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बदल देगा। आंसर मिल गया होगा, बिल्कुल सही भी सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग। वो हिस्सा है K2, क्योंकि कैपेसिटेंस को अफेक्ट करने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस अफेक्ट होना पड़ेगा। चार्ज तो आप सप्लाई कर देते हैं, आपका कैलकुलेशन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जाता है, जो कि इन बिटवीन 2 प्लेट्स होते हैं। तो अगर चार्ज आपने दे दिया तो बदलाव किस डाइलेक्ट्रिक की वजह से होना है? तो K2 की वजह से पोटेंशियल में बदलाव हो जाएगा डिफरेंस में। इस वजह से इन दोनों सरफेसेस S2 और S3 के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, केवल वही रिस्पॉन्सिबल है इसके कैपेसिटेंस को चेंज करने के लिए। तो इसके कैपेसिटेंस को हम लिख लेते हैं C डैश बराबर ऑफ कोर्स K इंटू C। पढ़ चुके हैं कि अगर बीच में फुल्ली कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए जिसका कैपेसिटेंस K है, तो उस केस में नया कैपेसिटेंस K इंटू पुराना कैपेसिटेंस। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब ये तब जब स्पेस बिटवीन सरफेस 2 एंड सरफेस 3 इज कंप्लीटली filled with dielectric of dielectric constant K। आ रहा होगा समझ में? K
केवल इस वाले हिस्से को भरना है। इन दोनों के बीच वाले हिस्से में जो भरा गया डाइलेक्ट्रिक है वही रिस्पॉन्सिबल होगा उसके कैपेसिटेंस को बदलने के लिए। आप यहां पे अंदर में कुछ भी भर दीजिएगा, इसके कैपेसिटेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप बड़े वाले स्फीयर के बाहर में जो भी भरना है भर दीजिए ना, वहां पे कैपेसिटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। याद रखिएगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे डाइलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस में बदलाव होता है। तो चूंकि S2 और S3 डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर बन रहा है, तो जो चार्ज S2 पे होगा उसका जस्ट अपोजिट चार्ज S3 पे होगा। मतलब यहां से लाइंस निकल के S3 पे खत्म हो जाएंगे। मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सरफेस S2 और S3 के बीच में है। यही रीजन है कि डाइलेक्ट्रिक को S2 और S3 सरफेस के बीच में अगर भर दिया जाए तो वो आपके कैपेसिटेंस को बदल देगा। क्योंकि इसके भीतर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं S1 के भीतर, तो आप कोई सा भी मटेरियल भर दीजिए, कैपेसिटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। और यहां पे आगे देखेंगे कि ये भी एक आइसोलेटेड कैपेसिटेंस की तरह बात करेगा जैसे पहला वाला केस, लेकिन अभी हम लोग कंबाइंड सरफेस को देख रहे हैं S2 S3। तो ये रिजल्ट है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R2। और अगर S2 और S3 के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो उस केस में नया कैपेसिटेंस K इंटू C हो जाएगा। तो ये रिजल्ट है, सबसे पहले यही याद रहे। बाकी चीजें आप अब जैसे अभी आपसे पूछेंगे बताइए कैपेसिटेंस ये क्यों आया, तो कायदे से ये सवाल हो गया कि ये सिस्टम दे रखा है और आपसे पूछा फाइंड कैपेसिटेंस। और सवाल जब इस तरह से आएंगे तो आपको वेल डिफाइंड प्रोसेस मालूम है। आप चार्ज दीजिए, उसके बाद दोनों सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए और उस चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर लीजिए। जो आ गया दैट फिजिकल क्वांटिटी विल बी आवर कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए और अभी हम दिखा देते हैं ये क्यों आता है। चलिए इसको मिटा ही देते हैं। आप लिख लिए होंगे, और अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अच्छा, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये दोनों स्फीयर्स कंसेंट्रिक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बोथ स्फीयर्स आर कंसेंट्रिक, दोनों स्फीयर कंसेंट्रिक है। तो अब देखिए, सबसे पहला काम होगा चार्ज देना, और चार्ज देने के लिए हम लोग बैटरी का यूज करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, चलिए यहां से एक बैटरी, अंदर वाले को हम हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं और बाहर वाले स्फीयर को हम लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं। ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो यहां से चार्ज निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, और आकर इस S2 सरफेस पे जमा होगा। मान लीजिए S2 सरफेस पे Q चार्ज जमा हो गया, और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में देखे हैं कि अगर S2 पे Q जमा हो गया तो ऑटोमेटिकली वो S3 वाले पे माइनस Q इंड्यूस करवा लेगा। मतलब S3 सरफेस पे खुद से इंडक्शन के कारण माइनस Q जमा हो जाएगा, और फिर प्लस Q यहां से रिलीज हो जाएगा और वो इस रास्ते होते हुए बैटरी में आ जाएगा। मतलब बैटरी ने अपना काम कर दिया, चार्ज का फ्लो मेंटेन करवा दिया। जितना चार्ज बैटरी बाहर भेजा था उतना चार्ज बैटरी के भीतर आ गया। यही बैटरी का काम होता है, चार्ज के फ्लो को मेंटेन करवाना। अब सोचिए कि यहाँ पे S2 पे प्लस Q चार्ज है और S3 पे माइनस Q चार्ज है। ये दोनों उल्टे पुल्टे नेचर के हैं? हाँ बिल्कुल हैं। कैपेसिटर का क्या कंडीशन है? दो कंडक्टर्स होने चाहिए, हैं दो कंडक्टर। चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, है। चार्जेस का पोलैरिटी उल्टे पुल्टे होने चाहिए, हैं। तो ये जो पूरा का पूरा कंडीशन है, ये तो एक कैपेसिटर का कंडीशन है। इस वजह से इनके बीच में इनका एक अपना कैपेसिटेंस होगा। अब आपने चार्ज कितना सप्लाई किया है? Q। क्या निकालना चाह रहे हैं? कैपेसिटेंस। तो अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या सिखाया था हमने? आपने जिस प्लेट को चार्ज दिया, ये प्लस Q आपने अंदर वाले को दिया है, तो प्लस Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिस
प्लेट का आपने चार्ज लिखा है उसका पोटेंशियल पहले और दूसरे वाले प्लेट का पोटेंशियल बाद में। यही चीज आपको कैपेसिटर में हम शुरू से सिखाते आ रहे हैं पूरे सर्किट में, और पता नहीं कितने जगह इन चीजों का यूज किए होंगे सर्किट को सॉल्व करते समय। तो ये अपना कैपेसिटेंस है, लेकिन ये आप तब फिगर आउट कर पाएंगे जब आपको V पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर और पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर मालूम चल जाए। तो पोटेंशियल निकालने का ये वाला जो तरीका है ना, ये तो हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट में कर भी चुके हैं। जैसे अंदर वाले स्फीयर का अगर पोटेंशियल निकालना है तो पहले आप ये सोचिए कि आपके स्पेस में कितने सोर्स चार्जेज हैं। ऑफ कोर्स दो, एक अंदर वाले सरफेस पे चार्ज है और दूसरा S3 सरफेस पे चार्ज है। तो इन दोनों की वजह से इफेक्ट आ रहा होगा। तो अगर अंदर वाले स्फीयर पे खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखा जाए तो ये तो खुद अपने सरफेस पे ही पोटेंशियल की बात कर रहा है, और एक स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल KQ डिवाइडेड बाई उसका रेडियस जो कि R1 है। अब इसी अंदर वाले सरफेस पे पोटेंशियल बाहर वाले सरफेस पे चार्ज की वजह से निकालना है, और ये भी हम लोग जानते हैं कि एक स्फीयर के भीतर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और वो पोटेंशियल होता है कि उस स्फीयर का चार्ज डिवाइडेड बाय उस स्फीयर का रेडियस। इस चीज को हम इलेक्ट्रोस्टैट में भी कर चुके हैं। इस सवाल को V इनसाइड माइनस V आउटसाइड हम वहां भी निकाले थे, और यहां जरूरत पड़ गया इसलिए दोबारा निकाल रहे हैं। तो अंदर वाले स्फीयर पे पोटेंशियल चाहिए तो पहले खुद के चार्ज के कारण, उसके बाद बाहर वाले चार्ज के कारण, दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक वैसे ही आउटसाइड स्फीयर पे अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो पहले खुद के चार्ज के कारण, खुद पे कितना चार्ज है -Q, तो K इंटू -Q डिवाइडेड बाई R2 प्लस दूसरा सोर्स ये अंदर वाला स्फीयर पे चार्ज है, इसकी वजह से बाहर में निकालना है कितने दूरी पे, तो R2 दूरी पे। तो R2 दूरी पे KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r, और स्मॉल r यहां पे तो R2 के बराबर है क्योंकि आपको दूसरे वाले के सरफेस पे निकालना है, मतलब स्मॉल r इक्वल्स R2। तो आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा। और ये बात आपको हम बहुत पहले बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जब आप दो स्फीयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, तो बाहर वाले स्फीयर का जो चार्ज है वो इमैटेरियल हो जाता है, मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिक 0 हो गए। तो यहां से आप V इनसाइड माइनस V आउटसाइड अगर निकाले, क्योंकि इसी की जरूरत है, तो दोनों टर्म्स आ चुके हैं। ये वाला टर्म तो 0 ही हो गया, मतलब केवल पहला टर्म बच गया, और उसमें KQ हमारा कॉमन निकल के आ रहा है। तो 1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R2, K को अगर हम लिखना चाहें तो 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों स्फीयर्स के बीच में। अब इसी की रिक्वायरमेंट थी इक्वेशन 1 में, तो पुट 2 in 1 रख दीजिए। तो कैपेसिटेंस ये हो गया Q डिवाइडेड बाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R2। ये Q कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ बच गया 1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R2। या फिर यूँ लिख लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और अगर कैपेसिटेंस निकालने को बोल दे, तरीका देखिए ये है, कुछ भी याद नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप स्टेप रट रहे हैं। आपसे कैपेसिटेंस जब भी पूछा जाए, एकदम वेल डिफाइंड प्रोसेस है। पहले आप उसको चार्ज दीजिए और उसके बाद दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, और फिर चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर लीजिए। आपको जो भी निकल के आएगा उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम उस गिवन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो कुछ भी प्रोसेस, मतलब ये मैथमेटिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस प्रोसेस को याद रखिए। वो फ्रेम है, जब भी कोई सवाल आएगा कैपेसिटेंस फाइंड कैपेसिटेंस, तरीका वही है। अब देखिए, क्या हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का केवल यही एक तरीका है? क्या दूसरे तरीके से नहीं निकाल सकते हैं? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते।
जैसे एक बात तो क्लियर है, इसको मिटाता हूं मैं। ये बैटरी दिखाते नहीं है, बस चार्ज दे दिया। ये चार्ज जो दिए होंगे बैटरी से ही दिए होंगे। ये कैपेसिटेंस निकालना है। देखिए, अगर दूसरे तरीके की बात करें तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक ही तरीका है? नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल जाए तो हम लोग इंटीग्रेट करके भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि dV बराबर माइनस E डॉट dr, ऐसा होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो हम लोग यहां से भी इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकल के माइनस वाले पे जाके टर्मिनेट हो रहा होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा। तो एक काम कीजिए ना, देखिए यहां से r डिस्टेंस दूर, इस जगह पे स्मॉल r डिस्टेंस दूर, क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। दो सोर्सेस हैं, पहले वाले की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और दूसरे वाले का तो यहां पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो दूसरे का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, केवल पहले का इन्फ्लुएंस है। और पहले वाले पे चार्ज Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ डिवाइडेड बाई r²। ये r का इंक्रीमेंट ले लीजिए dr, ये वाला हिस्सा आपका dr है। मतलब हम लोग अंदर वाले सरफेस से बाहर वाले सरफेस पे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ dV बराबर माइनस E इंटू dr इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr वेक्टर पैरेलल, इसलिए cos 0। आप लगाइए इंटीग्रेशन। हम लोग जा कहां से कहां रहे हैं? अंदर वाले सरफेस से निकल के बाहर वाले, देखिए बाहर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मतलब स्मॉल r का वेरिएशन r1 से लेकर r2 तक होगा। r1 कहने का मतलब अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल, और r2 कहने का मतलब बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल। यही तो निकालने को कहा था ना, V पोटेंशियल डिफरेंस इन माइनस आउट, या आउट माइनस इन। तो यहां पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे V आउट माइनस V इन, ये कुछ ऐसा आ रहा है। ये हो गया माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पे K Q, ये दो हिस्सा कांस्टेंट रह गया बाहर। इंटीग्रल ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई r², ये dr cos 0 1, K को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0। लिमिट की बात कर लूं तो ये लिमिट है r1 से लेकर r2। इस माइनस को इधर ले आइए तो आपको मिल रहा है V इनसाइड माइनस V आउटसाइड, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बाई r² का इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में ये होता है माइनस 1 बाई r। ये सिंपल इंटीग्रेशन है। लिमिट की बात कर लें तो ये r1 से r2। एक बार लिमिट सब्स्टिट्यूट भी कर लें, 4 पाई एप्सिलॉन 0, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये माइनस 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1, मतलब प्लस 1 बाई r1, मतलब 1 डिवाइडेड बाई r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r2। आप देख लीजिए यही पोटेंशियल डिफरेंस पहले भी आया था। तो प्रोसेस में आप देखिए कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस जिस भी तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कैलकुलेट हो गया, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम 1 एंड 2। अब तो ये पिछले वाले प्रोसेस में किया गया था, आप C निकाल के देखेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r2। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। तो एक बार इसको जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए। अब अगर तीसरे केस में आपसे सवाल कुछ ऐसे पूछता है, ये दो स्फीयर है,
R1, ये R2, और आपसे पूछता है कि इसका कैपेसिटेंस बताइए। तो देखिए ये S1, S2, S3 और S4, अगर यहाँ पे देखेंगे तो S2 एंड S3 ये दोनों तो कैपेसिटर बनाएंगे, और जो S4 है, S4 पे अगर चार्ज रह गया तो यहाँ से निकलने वाला फील्ड इन्फिनिटी पे जाकर रुक जाएगा। तो S4 भी एक आइसोलेटेड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस की बातें कर लूं तो S2 और S3 एक कैपेसिटेंस बनाएगा C1, और S4 इन्फिनिटी के साथ एक कैपेसिटेंस बनाएगा C2। और C1 निकालना अभी जस्ट सीखे हैं कि C1 बराबर आपका हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ये तो S2 S3 जो कैपेसिटर बनाया उसका कैपेसिटेंस। चार्ज S4 पे भी स्टे कर सकता है, और S4 पे अगर चार्ज स्टे कर गया तो वहां से निकलने वाला फील्ड इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा। मतलब S4 भी एक कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा जिसका दूसरा प्लेट इन्फिनिटी पे है। मतलब ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस सबसे पहले पढ़े हैं हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू उस कंडक्टर का रेडियस। अब सोचिए यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पोटेंशियल अगर V1 है, यहां का पोटेंशियल V2 है, और ये फिर यहां का पोटेंशियल 0 है। मतलब ये पहला वाला कैपेसिटर यहां पे खत्म हुआ, और दूसरा वाला कंडक्टर यहां से, कैपेसिटर यहां से शुरू के यहां खत्म हो रहा है। आप देखिए दोनों के दोनों, इसको C1 लिख रहे हैं, इसको C2 लिख रहे हैं, और ये दोनों के दोनों सीरीज में हैं। मतलब C1 एंड C2 आर इन सीरीज, और इस वजह से C इक्विवेलेंट C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, इतना हम लोग कैलकुलेट करके सामने वाले को बता देंगे। ये समझिएगा पहला कैपेसिटर V1 और V2 के बीच में है, और दूसरा कैपेसिटर V2 एंड इन्फिनिटी मतलब 0 के बीच में है। मतलब पहला वाला जहां पे एंड हो रहा है, दूसरा वाला वहीं से शुरू हो रहा है। मतलब ये एंड टू एंड कनेक्शन है। इट मींस दे आर इन सीरीज, और अगर सीरीज में है तो दोनों का इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला मालूम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैसे निकालते हैं। अब इसी में सोचिए, आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, हम इसमें थोड़ा चेंज कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। इसी में क्या कर रहा है ना, ये बाहर वाले स्फीयर को हम ग्राउंड कर देते हैं। बाहर वाले को ग्राउंड कर दिए, तो ग्राउंड करते ही इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया, और इन्फिनिटी का भी पोटेंशियल 0 वोल्ट है। ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है। मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो काहे का कैपेसिटेंस। इसका मतलब है जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये पहले वाले स्फीयर और दूसरे वाले के स्फीयर के बीच में ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि इस केस में एक ही कैपेसिटेंस बनेगा, और वो बनेगा C1 S2 और S3 के बीच में। S4 और इन्फिनिटी के बीच में इस पर्टिकुलर केस में कोई कैपेसिटेंस नहीं है, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। तो C1 तो आप लिखना जानते हैं, C2 इस केस में है ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल, है ही नहीं, कुछ भी नहीं, आप नहीं ढूंढेंगे। तो नेट कैपेसिटेंस अगर C इक्विवेलेंट चाहिए तो यही C1 है। तो देखिए सवाल देने वाला कैसे फ्रेम कर रहा है, इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या बाहर वाले कंडक्टर को उसने ग्राउंड किया है। अगर ग्राउंड किया तो आपका नेट कैपेसिटेंस C1 के बराबर। अगर ग्राउंड नहीं किया तो यहाँ पे एक नहीं दो कैपेसिटेंस है, और दोनों सीरीज में है, इस वजह से दोनों के सीरीज का फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखिए इसी में एक और ट्विस्ट, यहां पे एक आइसोलेटेड कंडक्टर है जिसका रेडियस R1 है, ये भी आइसोलेटेड है, और यहां भी कोई एक दूसरा आइसोलेटेड कंडक्टर स्फीयर है जिसका खुद का रेडियस R2 है, ये भी आइसोलेटेड है। लेकिन इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया हुआ है। मतलब ये दोनों स्फीयर बहुत दूर हैं एक दूसरे से। मतलब पहले वाले पे जो चार्ज है ना वो दूसरे वाले को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा,
ठीक वैसे ही दूसरे वाले पे जो भी चार्ज आएगा वो पहले वाले को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। Although they are connected with a conducting wire, it simply means that their potential, electric potential will be equal. मतलब अगर पहले वाले का पोटेंशियल V है तो दूसरे वाले का भी पोटेंशियल V है। पहले वाले का पोटेंशियल अगर V है तो दूसरे वाले का भी पोटेंशियल V होगा। अब सोचिए अगर पहले वाले का कैपेसिटेंस आइसोलेटेड कंडक्टर है तो हम जानते हैं C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1। अगर अकेला ये होता तो वैसे केस में अगर इसके कैपेसिटेंस को हम C2 कह रहे हैं क्योंकि यहां से सरफेस से लाइंस निकल के इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगे, तो C2 बराबर हम लिख रहे होते 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। मतलब यहां से जो भी लाइंस निकलते इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट होते जहां पे पोटेंशियल हम लोग 0 मानते हैं। यहां से जो भी लाइंस निकलते इसके सरफेस से वो इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट होंगे जहां पे पोटेंशियल हम लोग 0 मानते हैं। तो दो स्फीयर दोनों आइसोलेटेड, इस वजह से दो कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना? तो आप दिमाग लगाइए, आर दे इन सीरीज और पैरेलल? तो बेसिक डेफिनेशन में सीरीज क्या कहता है? एंड टू एंड कनेक्शन। पैरेलल क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस का सेम होना। तो देखिए इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0, सरफेस का V, इन्फिनिटी का 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 मतलब V। इस कंडक्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 मतलब V। मतलब दोनों ही कंडक्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब होता है दे आर इन पैरेलल, और पैरेलल है इस वजह से आप C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 मतलब 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 प्लस R2। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो थोड़ा थोड़ा आपको बीच बीच में दिमाग लगाते रहना पड़ेगा। अब देखिए इसमें एक केस और थोड़ा हम ट्विस्ट करते हैं। आप सोचिए कि अंदर वाले कंडक्टर को अगर हम ग्राउंड कर दें तो क्या होगा? मतलब छठा केस की बात कर ले, ये एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, दिख रहा होगा, R1 R2। अभी क्या कर रहे हैं ना, इस अंदर वाले को हम लोग ग्राउंड कर दिए मतलब अंदर वाले का पोटेंशियल 0। ये S2, ये सरफेस S2, ये सरफेस S2 है आपके पास, और ये सरफेस S3 है। तो S2 और S3 मिलके एक कैपेसिटेंस C1 बनाएंगे, और C1 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 के बराबर होता है। इसका पोटेंशियल 0 अंदर वाले का, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया है, इस वजह से ग्राउंड का पोटेंशियल हम लोग 0 एज्यूम करते हैं, तो अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल 0। बैटरी लगाएंगे तो डेफिनेटली बाहर वाले स्फीयर का कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, मान लीजिए V। अब देखिए एक और सरफेस S4 है, S4 पे भी जो चार्ज रहा होगा वो इन्फिनिटी वाले के साथ एक कैपेसिटर बनाएगा, और चलिए इस कैपेसिटेंस को हम C2 कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप S4 का पोटेंशियल V है और इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0, इसका मतलब जो भी चार्ज S4 पे है वो वहां से लाइंस निकलेंगे और टर्मिनेट कर रहे होंगे इन्फिनिटी पे, मतलब वो भी एक कैपेसिटर बना दिए होंगे विथ अदर प्लेट एट इन्फिनिटी। और अगर उसके कैपेसिटेंस को हम C2 कह ले रहे हैं तो C2 हम लोग देख चुके हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। अब बात है कि C इक्विवेलेंट क्या करेंगे आप? दो कैपेसिटर है C1 C2, पहले वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना?
V, दूसरे वाले के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V, मतलब दोनों पैरेलल, मतलब C1 एंड C2 पैरेलल, इस वजह से C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, ये आप रिजल्ट पुट कर दीजिए। तो एक बार जल्दी से आप इसको देख लीजिए, किसी भी पार्ट में अगर आपको डाउट रह जाता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। तो कॉपी कीजिए जल्दी से इसको। तो ये हम लोग अब सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को देख रहे हैं, सबसे आखिरी पार्ट है, हार्डली 5 से 10 मिनट लगेगा इसमें। ये इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है, दो कोएक्सियल सिलिंडर्स हैं, मतलब दोनों का एक्सिस सेम है। मतलब आप लिख लीजिए इनफाइनाइट कोएक्सियल सिलिंडर्स। इनफाइनाइट कोएक्सियल सिलेंडर। देखिए, एक सिलेंडर का आप कैपेसिटेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिलेंडर अगर इनफाइनाइट है तो ये खुद ही इंफिनिटी तक चला गया, मतलब रेफरेंस तक खुद ही चला गया, तो वहां पे हम जीरो पोटेंशियल एज्यूम नहीं कर सकते। तो वैसे केस में हम लोग दो इनफाइनाइट कैपेसिटी ये सिलेंडर लिए हैं, हम लोग पोटेंशियल तो नहीं निकाल सकते, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जरूर निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में आपके पास रेफरेंस इन्फिनिटी है ही नहीं, तो इस वजह से आप पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। ये बातें आपको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी समझाए थे, लेकिन हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल निकाल सकते हैं। और कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास फिर से 4 सरफेस मिलेंगे, एक S1, S2, S3, S4। यहाँ पे S2 और S3 ये आमने सामने है, तो इस वजह से ये एक कैपेसिटेंस C बनाएंगे। S4 वाले को हम ग्राउंड कर दिए हैं, मतलब जीरो। आप नहीं भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हम बस इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे आप कंप्लीट कैपेसिटेंस निकाल भी नहीं सकते, यहाँ पे C कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इस वजह से इनके पास तो इनफाइनाइट चार्ज है, तो कैपेसिटेंस फिगर आउट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, यूनिट लेंथ का कितना कैपेसिटेंस है ये जरूर निकालते हैं। तो यहाँ पे C कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, और इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो C डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई ln R2 डिवाइडेड बाई R1, ये है। ध्यान रहे, यहाँ पे C कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर नहीं है, दिस इज कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ का कैपेसिटेंस ये है। यूनिट लेंथ के का कैपेसिटेंस इतना है। जैसे 2 मीटर का पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 10 मीटर का पूछे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये 1 मीटर लेंथ का इतना कैपेसिटेंस है। अब बात है कि इसको आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए, चार्ज चूंकि यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, तो एक काम करते हैं, अंदर वाले पे चार्ज हम प्लस लेमडा मान लेते हैं, तो बाहर वाले सिलिंड्रिकल सरफेस पे चार्ज माइनस लेमडा हो गया। अगर कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ की बात कर लें, तो यूनिट लेंथ में यूनिट चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ, चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इनसाइड माइनस आउटसाइड, ये करना पड़ेगा। यूनिट लेंथ लेमडा लिखने का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ। आप यहां देखिए कि आपको कितने लेंथ का चार्ज चाहिए, तो यूनिट का, और ये लेमडा क्या है, वही चीज तो है, मतलब ये है लेमडा डिवाइडेड बाई वी इनसाइड माइनस वी आउटसाइड। ये चीज आपको निकालना पड़ेगा, नीचे वाला हिस्सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बैटरी लगाकर इसको चार्ज तो कर दिया है, मतलब चार्ज तो आपने सप्लाई कर दिया,
पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यहां पे सिलेंडर का पोटेंशियल निकालने का कोई आपके पास रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, जो कि स्फीयर में था KQ/R। सिलेंडर में क्यों नहीं है? क्योंकि सिलेंडर में आप पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते, वहां पे केवल आप पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस तरह के एक सवाल को हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था। तो अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो एक काम करते हैं ना कि यहां से r डिस्टेंस दूर चलते हैं, स्मॉल r। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर E बोल दिया जाए तो E बराबर हम जानते हैं 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई R, क्योंकि केवल इसकी वजह से जो अंदर वाला जो सिलेंडर है उसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और हम लोग पढ़े हुए हैं इतना होता है। बाहर वाले की वजह से अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता। चूंकि ये डिस्टेंस r है तो dr भी आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि dr कहने का मतलब r का इंक्रीमेंट, और हम लोग अभी जस्ट देखे हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट dv बराबर माइनस ई डॉट dr कहने का मतलब माइनस ई dr इंटू कॉस 0 डिग्री, या फिर यू कह लीजिए माइनस ई कहने का मतलब 2k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई r इंटू dr, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए तो इधर dv भी इंटीग्रेट हो जाएगा। आप देखिए आपका स्मॉल r r1 से लेकर r2 तक बदलेगा, तो ऐसा करने से आप अंदर वाले सरफेस से बाहर वाले सरफेस तक पहुंच जाएंगे। मतलब स्मॉल r का लिमिट r1 से r2, r1 कहने का मतलब अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल, r2 कहने का मतलब बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल। तो यहां से आप देख सकते हैं कि v आउटसाइड माइनस v इनसाइड, ये 2 खत्म, तो ये हो गया लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर हो गया, ये dr बाई r, और लिमिट r1 से r2। इस माइनस, यहाँ माइनस भी है, इस माइनस को लेफ्ट साइड लेकर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका v इनसाइड माइनस v आउटसाइड, जो कि हमको निकालना है, यहाँ पे उसी की जरूरत है। ये माइनस इधर आते ही इधर बच गया केवल लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 dr बाई r, इसका इंटीग्रेशन ln r, और लिमिट रख देने के बाद ln r2 डिवाइडेड बाई r1, क्योंकि ln r2 माइनस ln r1 जो कि ln r2 बाई r1 के बराबर होगा। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए पहला में, पुट 2 in 1, तो आपका कैपेसिटेंस निकल के आ गया लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln r2 बाई r1, ये लैम्डा लैम्डा खत्म, तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई ln r2 डिवाइडेड बाई r1। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और दिस इज कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये कहीं से भी कैपेसिटेंस ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर नहीं है, ये यूनिट लेंथ का कैपेसिटेंस है। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा। बाकी तो प्रोसेस जो है वो तो हर केस में सेम है, आप चार्ज देते हैं, उसके बाद उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालते हैं, ये कैलकुलेशन हो गया, और फिर उस चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर लेते हैं, और जो आता है उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। और चूंकि ये यूनिट लेंथ का आपने चार्ज लिया था, चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ, इसी वजह से ये कैपेसिटेंस यूनिट लेंथ का है। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, बस इससे सवाल नहीं पूछते। एक बार पूछा है तो यही पूछ लिया था कि कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ कितना होता है, 4 ऑप्शन दे दिए थे, तो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आज हम लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में देखा। जितनी बातें बताएं हैं दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। इससे ज़्यादा सवाल वैसे आते भी नहीं है, और आते भी है तो बहुत हद तक फॉर्मुलेटिव होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं।
तो अपना थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म हो गया। थोड़ा सा एक आधे घंटे का लेक्चर और लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मतलब कुछ सवाल उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर का भी कुछ सवाल था होमवर्क का, वो भी आज डिस्कस नहीं किए हैं। तो अब थ्योरी के नाम पे यहाँ कुछ नहीं पढ़ना, बस कुछ सवाल को देखना है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो उस तरह के बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे। फिर नीट कैसा पूछता है, आईआईटी कैसा पूछता है, वो अलग से हम एक वीडियो बना के आपको दे देंगे। आप अब तक जो भी वीडियो गए हैं सबको आराम से रिवाइज कीजिए, एक एक चीज़ पढ़िए, आपसे सारे सवाल बनेंगे। और होमवर्क वाला एक अलग से हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और सारी बातें आपने नोट भी कर लिया होगा। आप अपना कॉपी भी साथ में लिख रहे होंगे, क्योंकि देखिए लिखते रहिए, नहीं लिखेंगे तो बाद में बैकलॉग होगा और फिर बैकलॉग कभी वो आपसे पूरा नहीं होगा। तो साथ साथ चलते रहिए, साथ साथ लिखते रहिए। जो भी दिक्कत होता है, आपके पास जो भी तरीका है, जो भी मीडियम है, आप उससे पूछते रहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।